हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम थायराइड ग्रंथि के कम और अधिक स्राव से होने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जितनी भी ग्रंथियां हम पढ़ते हैं वास्तव में उनसे जो क्वेश्चन आता है वो उनकी फिजियोलॉजी से संबंधित पूछा जाता है कि जो ग्रंथि जिस हार्मोन का स्राव करती है वास्तव में उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है मानव में केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी किस प्रकार हमारे शरीर की क्रियाओं का जो रासायनिक नियमन है वो ग्रंथियों द्वारा होता है, यानी हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो देखते हैं थायराइड ग्रंथि से। अब यहाँ पर हर ग्रंथि के दो पहलू होते हैं। एक, यदि हार्मोन का ज्यादा स्राव हो तो उसे हम कहते हैं हाइपर सीक्रेशन। यदि कम स्राव होता है तो उसे हम कहते हैं हाइपो सीक्रेशन। जैसे थायराइड ग्रंथि के मामले में हम बात करें तो यदि मान लीजिए हम कहते हैं थायराइड ग्रंथि के अल्प स्राव से होने वाले रोग, क्योंकि जब ग्रंथि कम स्राव करेगी या अधिक स्राव करेगी सामान्य से ज्यादा, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई व्याधि या रोग हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले थायराइड ग्रंथि के अल्प स्राव से होने वाले रोग। इसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, यानी हाइपोसीक्रेशन। जो थायराइड ग्रंथि से कम स्रावित हो रहे हैं उसको हमने नाम दिया हाइपोथायराइडिज्म। यानी हाइपोथायराइडिज्म का मतलब हुआ थायराइड ग्रंथि के कम स्राव से, यानी दूसरे शब्दों में हम कहें थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्राव से होने वाले प्रभावों को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं हाइपोथायराइडिज्म। 4 प्रकार के रोग हैं। पहला है ऑटोवामन, जिसे हम जड़ मानवता कहते हैं। दूसरा है मिक्सिडीमा या ऑटो अल्पक्रियता। तीसरा सामान्य गलगंड या घेंगा रोग जिसे हम कहते हैं, या गॉइटर, इसी घेंगा भी कहते हैं। और नंबर 4 है हाशिमोटो का रोग, जिसे थायराइड की आत्महत्या या सुसाइडियल ऑफ थायराइड कहते हैं। तो पहला देखते हैं ऑटोवामनता या जड़ मानवता, इसे क्रेटिनिज्म भी कहते हैं। ध्यान रखना ये बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में। तो बच्चों में जब थायराइड हार्मोन कम बनता है तो सीधे सीधे शब्दों में हम कहते हैं कि उसमें आयोडीन की कमी रहती है और शरीर और मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है। क्योंकि थायराइड हार्मोन का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो शरीर की वृद्धि और विकास का नियमन करता है। तो शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि मंद पड़ जाती है, जिससे हाथ पैर बेडोल या हम कह सकते हैं बौनापन आ जाता है। बीएमआर रेट घट जाती है। बीपी यानी ब्लड प्रेशर, नाड़ी दर और शरीर का तापमान कम हो जाते हैं या घट जाते हैं, क्योंकि इन सबको थायराइड हार्मोन बढ़ाता है। हमने देखा था पिछली वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे बच्चों को जिन पर ये जड़ मानवता का प्रभाव पड़ता है, बौने रह जाते हैं, उनको क्रेटीन्स कहते हैं। ध्यान रखना, क्रेटीन्स कहते हैं, दैट इज क्रेटीन्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा, इसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं ऑटो अल्पक्रियता। ऑटो यानी थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, तो इसकी अल्पक्रियता से तो क्या होगा, ये वयस्क अवस्था में होता है और खास तौर से वयस्क मादाओं में होता है, फीमेल्स के अंदर होता है। तो क्या होता है, उनमें वयस्क मादाओं में चेहरे पर, मुख पर और हाथों पर अत्यधिक वसा का जमाव हो जाता है और आलसीपन आता है। ध्यान रखना, आलसीपन होता है, एक प्रकार से अलर्टनेस हो जाता है।
दूसरी बात है कि जो बीएमआर रेट है वो घट जाती है, जाहिर सी बात है स्मरण शक्ति कम हो जाती है, तो ये कहलाता है मिक्सिडीमा। नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 3 पर आता है सामान्य गोइटर, जिसे सिंपल गोइटर या घेंगा रोग भी कहते हैं। और आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में पिछली क्लासेस में कि ये आयोडीन की कमी से होता है। जब आयोडीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो फूल जाती है, क्योंकि उसमें हमने देखा आयोडीन से ही थायरोक्सिन हार्मोन बनते हैं, चाहे वो T4 हो ट्राईआयोडो और T4 या T3 दोनों हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड से ही, आयोडीन से ही बनते हैं। तो उनकी कमी से ये ग्रंथि फूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, गला सूज जाता है, उसी को घेंगा रोग कहते हैं। अब बात आती है ये कहाँ ज्यादा होता है, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है। ध्यान रखना, पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों होता है? अरे भाई क्यों होता है पहाड़ी क्षेत्रों में? तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ कृषि होती है, तो जब पानी बारिश के साथ आयोडीन घुल जाती है और घुलने के बाद वो नीचे यानी समुद्र के अंदर पानी में चली जाती है और वहाँ की मृदा में आयोडीन कम हो जाती है। और जब वहाँ जब सब्जियां या जो फ्रूट्स उत्पन्न होंगे उनमें आयोडीन की कमी होगी, अर्थात वहाँ फूड जो मिलेगा वो आयोडीन से लेस होगा, इसलिए वहाँ पर ये रोग ज्यादा मात्रा में मिलता है, ज्यादा संख्या में लोग वहाँ प्रभावित होते हैं। तो अब इसका उपाय क्या है? उपाय केवल ये है कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। आयोडाइज युक्त नमक आता है बाजार में, हमें वो खाना चाहिए, भले ही हमें बहुत कम मात्रा में आयोडीन चाहिए। हमने बताया पिछली वीडियो में लगभग 100 माइक्रोग्राम के लगभग प्रतिदिन आयोडीन पर प्रत्येक मानव को चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाशिमोटो का रोग, तो ये एक नया रोग है आप लोगों के लिए, आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। हाशिमोटो, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कुछ जापानी नाम लग रहा है, तो ध्यान रखना ये जापानी डॉक्टर के नाम से है। जापानी डॉक्टर थे एक हाशिमोटो करके, उनके नाम से इस रोग को डिनोट किया गया है। यह स्व प्रतिरक्षा जनित रोग है। ये बहुत बार पूछा गया है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, स्व प्रतिरक्षा जनित रोग, यानी ये हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम से संबंधित रोग है। हमारा शरीर इसके प्रति यानी एंटीबॉडी डेवलप करता है और इसका प्रतिकार करता है। क्या होता है कि जब व्यक्ति को थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है, तो उसको बाहर से जब हम थायराइड हार्मोन के रूप में दवा देते हैं, एक्चुअल में दवा क्या वो हार्मोन होता है, और उस हार्मोन की जो डोज दी जाती है उसके प्रति हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है और उससे थायराइड ग्रंथि को नुकसान होता है, वो उसको क्षतिग्रस्त करती है। इसीलिए हम इस रोग को, हाशिमोटो को, थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या, दैट इज सुसाइडियल ऑफ थायराइड। तो ये भी पूछा जाता है कि थायराइड की आत्महत्या कौन से जो है रोग को कहते हैं, दैट इज हाशिमोटो। वास्तव में ये क्यों होता है? जो थायराइड की जो पुटिकाएं होती हैं उनके गुहा में थायरोग्लोब्यूलिन भरा होता है। ये अति संवेदनशील होता है और इसके अति संवेदनशील होने के कारण ही ये क्या करता है, बाहर से दी गई जो दवा है यानी थायराइड जो दी जाती है, बाहर से जो हार्मोन दिया जाता है उसके प्रति ये एंटीबॉडी डेवलप करता है, जो ग्रंथि के लिए आत्मघाती साबित होती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से क्या प्रभाव होता है। थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव से होने वाले रोग, अतिस्राव अर्थात हाइपरथायराइडिज्म, अल्पस्राव को हाइपोथायराइडिज्म, जबकि अतिस्राव को हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। यानी सीधे शब्दों में हम ये कहें
कि थायराइड ग्रंथि से यदि थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर, कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इसी को सम्मिलित रूप में हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर 3 रोग होते हैं। नंबर 1 है नेत्रोत्संधि गलगंड, नेत्रोत्संधि गलगंड जिसे एक्जोप्थेल्मिक गोइटर कहते हैं। दूसरा प्लूमर का रोग, जबकि तीसरा ग्रेव का रोग होता है। तो देखते हैं नेत्रोत्संधि गलगंड ये सामान्य गोइटर से अलग होता है, नेत्र से संबंधित है। वास्तव में क्या होता है, थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट होने से जो हमारे नेत्र गोलकों के पीछे श्लेष्मा का ज्यादा स्राव होता है और वो जमा हो जाता है। जब श्लेष्मा नेत्र गोलक के पीछे जमा होगा तो इसको आगे की ओर पुश करेगा, यानी धक्का मारेगा। तो नेत्र गोलक जब आगे की ओर धकेला जाएगा तो व्यक्ति की आंखें घूरने जैसी, या जैसे आपको आंखें फाड़ कर देख रहा हो इस प्रकार की नजर आती है। तो हम कहते हैं कि नेत्र गोलकों के पीछे श्लेष्मा के अधिक जमाव से नेत्र गोलक बाहर की ओर निकलने से व्यक्ति की दृष्टि डरावनी, घूरने वाली हो जाती है। तो बात समझ में आगे। देखा होगा आपने, जिन लोगों को ज्यादा थायराइड सीक्रेट होता है उनकी आंखें ऐसा लगता है कि जैसे वो घूर रहे हैं आपकी तरफ, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। उनकी आंखों के पीछे गोलकों के पीछे ज्यादा श्लेष्मा स्रावित हो जाता है और वो पुश करता है नेत्र गोलकों को, आई बॉल को पुश करता है आगे की ओर। इसके अलावा क्या होता है कि बीएमआर रेट बढ़ जाती है, जैसा हम जानते हैं। तापमान भी बढ़ेगा, साथ ही साथ श्वसन दर भी बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं एक्जोप्थेल्मिक गोइटर, नेत्रोत्संधि गोइटर। नेक्स्ट है प्लूमर का रोग। प्लूमर के रोग में थायराइड ग्रंथि में ज्यादा स्राव होने से जगह जगह गांठें बन जाती हैं, यानी एक प्रकार से ट्यूमर बन जाते हैं, जिनको कई बार थायराइड का कैंसर भी कह देते हैं। तो आम भाषा में प्लूमर का रोग वैज्ञानिक के नाम से कहा गया है। थायराइड ग्रंथि में गांठें बन जाती हैं, जगह जगह पर गांठें बनती है। जबकि ग्रेव का रोग जो होता है, तीसरा है ग्रेव का रोग। इसमें क्या होता है, पूरी थायराइड ग्लैंड के अंदर समान मात्रा में वृद्धि होती है और फूलती है, ये साथ साथ में स्वेलिंग आती है, और ये जो है ग्रेव का रोग कहलाता है। यहाँ पर पूरी ग्लैंड्स के अंदर सूजन आती है। लास्ट में जितने भी अल्पस्राव से होने वाले रोग हैं थायराइड ग्रंथि के, तो उनमें हमने एक ही बात कही है कि अल्पस्राव से होने वाले सभी रोगों से बचाव के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, उसकी सलाह दी जाती है, सजेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो थायराइड ग्रंथि है वो किस प्रकार से हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, और उसके प्रभाव से हमारे शरीर में कौन कौन से रोग होते हैं, उसके अल्प स्राव से और अधिक स्राव से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लगातार इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बटा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे की जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। पूरा हम एंडोक्राइन सिस्टम को इसी प्रकार छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट्स आपके लिए लेकर आए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।